मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति क्या है, इस पर बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले जो दो महत्वपूर्ण खबरें हैं वे आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली खबर यह है कि आप जानते हैं कि COP28 की बैठक दुबई में हो रही है और उसके जो प्रेसिडेंट हैं सुल्तान अल जाबेर, उन्होंने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। आप ये भी शायद जानते होंगे कि लगातार कोशिश की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, उसके प्रयोग को कम किया जाए, बल्कि बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है वो कम हो सके। कोशिश हो रही है। जो प्रेसिडेंट ने कहा है, और सोचिए कि COP28 के वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपने आप में मायने रखते, उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य प्रमाण हमारे सामने नहीं आया है जो ये बताए कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, उनको खत्म कर देने से जो खासकर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो थम जाएगा या उसमें कोई कमी आ जाएगी। वो कह रहे हैं there was no signs showing that the phase out of fossil fuels was going to limit warming। सोच करके देखिए, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वे केवल COP28 के प्रेसिडेंट ही नहीं हैं, बल्कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के वो सर्वा भी हैं, उसके बॉस भी हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे बात बनेगी, आप कल्पना कर सकते हैं। दरअसल जब फॉसिल फ्यूल्स की बात आती है तो उसके देखिए दो रूप हैं। जो विकसित देश है उनका दबाव इस बात को लेकर के है कि इसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे फेजिंग आउट। जबकि भारत फेजिंग आउट की जगह फेजिंग डाउन की बात करता है कि धीरे धीरे इसे कम किया जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपके दिमाग में स्पष्टता बनी रहनी चाहिए। अभी तो मीटिंग चल रही है, सम्मेलन चल रहा है, देखते हैं आगे क्या स्थितियां बनती हैं। एक और अच्छी खबर है, और खबर यह है कि एक अमेरिका की एजेंसी है S&P, एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है S&P। आप चाहें तो इसका नाम याद भी कर सकते हैं S&P, क्योंकि रेफरेंस के साथ अगर आप उत्तर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने एक बात कही है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, और उन्होंने घोषणा की है कि 7 साल में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पहले और दूसरे स्थान पर अमेरिका और चीन रह जाएंगे। ऐसा उन्होंने इस रूप में कहा है कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो भारत की ग्रोथ रेट है वो लगभग 7% के आसपास होगी, और यदि ये ग्रोथ रेट रही तो डेफिनेटली ये तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस एजेंसी ने जो कुछ कारण बताए हैं, मुझे लगता है कि वे भी मुझे यहाँ स्पष्ट करने चाहिए। कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, जिसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला ये कि भारत अभी तक सर्विस डोमिनेटेड इकोनॉमी है, धीरे धीरे वो मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप देखते हैं कि जो सर्विस सेक्टर है वो 50% से ज्यादा GDP सर्विस सेक्टर को है, लेकिन धीरे धीरे हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा रहे हैं, तो इससे संभावनाएं बन रही हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो यहाँ के काम करने वाले जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, श्रमिक हैं, वो आवश्यकता के अनुसार अब उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी बदल रही है। यानी कि जो समय की मांग है, या यूं कह ली कि जो इकोनॉमी की मांग है, ये कहना ज्यादा सही होगा, उसके अनुकूल वे अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और साथ ही साथ वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ये सेकेंड रीजन है। और थर्ड रीजन के रूप में वे बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो हमारा घरेलू डिजिटल मार्केट है उसने बहुत गति पकड़ी है, और उसके गति पकड़ने से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका काफी विस्तार हुआ है। यानी कि हमारा जो अपने ही देश का जो मार्केट है वो काफी फैला है। इसे आप कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे आप देखिए कि हम केवल 2 टायर 3 टायर शहरों तक सीमित नहीं रह गए, कस्बों और गांवों तक जो हमारे कंज्यूमर हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो हमारे पास अपना ही बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट मतलब इकोनॉमी। तो ये 3 रीजन दोस्तों S&P रेटिंग एजेंसीज ने दिए हैं कि इनके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। राइट। आइए अब मुख्य विषय पर आते हैं। अभी चुनाव हुए राज्यों के, और राज्यों के चुनाव के बाद कुछ स्थितियों पर आप गौर कीजिए, और हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से देखने और समझने की
कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, संसदीय लोकतंत्र है, और साथ ही साथ हम संघात्मक भी हैं, है ना। हम फेडरल हैं, यानी कि एक केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकारें होंगी। ठीक है, केंद्र सरकार के एक बार चुनाव होते हैं और राज्य सरकारों के भी एक बार चुनाव होते हैं, लेकिन बीच बीच में होते रहते। तो इस तरह से केंद्र और राज्य दो सबसे बड़े चुनाव दंगल हैं, कह लीजिए चुनावी क्षेत्र हैं। इन चुनावों का संचालन कौन करता है? मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। राजनीतिक दल इन चुनावों में भाग लेते हैं। इसलिए दो तरह के राजनीतिक दल हमें दिखाई पड़ते हैं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरे होते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल। अब आप देखें कि ये राजनीतिक दल ही है जो देश में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव लड़ते हैं और लोकतांत्रिक पद्धति से सरकार बनाते हैं और फिर जनता की इच्छाओं के अनुकूल कार्य करते हैं। यानी कि लोकतंत्र को कार्य रूप में ढालने का काम ये राजनीतिक दल करते हैं। भारत में सवाल यह उठाया जाता है कि जो राजनीतिक दल लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली को जीवंत बनाए हुए हैं, उनके स्वयं के अंदर लोकतंत्र की क्या स्थिति है। जब मैं कह रहा हूं कि स्वयं के अंदर लोकतंत्र की क्या स्थिति है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ चुनावी पद्धति से है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? लोगों की इच्छा और बहुमत का जो शासन है वो प्रिवेल करेगा, या कह लीजिए कि जो बहुमत की इच्छा होगी वह मान्य होगी। तो जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं, आप देखिए कि उनमें भी चुनाव होते हैं, अध्यक्षों के चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, या राज्य स्तर के अध्यक्षों के चुनाव होते हैं। चलिए हम इन्हें किनारे कर देते हैं। हम आते हैं अभी की स्थिति पर, और वो है मुख्यमंत्रियों को लेकर। मुख्यमंत्री, जो स्थिति हमारे देश में केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री की है, वही स्थिति राज्यों में मुख्यमंत्री की है। ठीक है, मुख्यमंत्री के बारे में हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? संविधान का जो अनुच्छेद 164 है वो केवल इतना कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर फिर मंत्रिपरिषद का गठन होगा, उनकी नियुक्तियां करेगा। उसमें यह नहीं दिया गया है कि बहुमत दल के नेता को ही वो मुख्यमंत्री बनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अंडरस्टूड ये इसलिए है क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव है, विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव पारित न हो, इसका मतलब है कि आपके पास आधे से अधिक मत होने चाहिए। तो सीधी सी बात है कि वहां ये क्लियर हो जाता है कि बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा। अब जो मुद्दा है फ्रेंड्स वो ये है कि क्या जो विधायक चुनकर आते हैं उन्हें अपने अनुसार मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है? अगर उन्हें अपने अनुसार मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है तब तो एक लोकतांत्रिक पद्धति हो गई। लेकिन यदि उन्हें यह अधिकार नहीं है तो सीधी सी बात है कि फिर यह लोकतांत्रिक पद्धति नहीं हुई। तो फिर यह अधिकार किसको है? मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं? अभी के सिनेरियो को आप देखिए। हम अभी तेलंगाना को छोड़ देते, तेलंगाना में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मतलब नाम घोषित हो चुका है। लेकिन 3 राज्यों के बारे में सोच करके देखिए कि क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई है। तो अगर हम लोकतांत्रिक पद्धति को लेकर के चलें तो जो भी विधायक जीत करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने नेता का चुनाव कर लें कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे कि इसका निर्णय केंद्र में बैठे हुए लीडर्स करेंगे, या वहां की जो कार्यकारिणी ही वो करेगी, या जो भी है वो लोग करेंगे। यानी कि जो हमारे राज्य के विधायक हैं वो सीधे सीधे निर्वाचित नहीं कर रहे हैं। ये बात अलग है कि केंद्र के द्वारा जब कोई चीफ मिनिस्टर घोषित किया जाएगा तो उसमें ये जो विधायक हैं इनकी भी राय शामिल होगी। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि क्या सही मायने में राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। केवल इसी संदर्भ में नहीं है, जब राजनीतिक दलों के अपने चुनाव होते हैं उनमें आप देखिए कि उनमें आपको उस तरह की लोकतांत्रिक पद्धति चुनाव वाली दिखाई नहीं देगी। जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों का स्वरूप तो बिल्कुल वंशवाद की तरह ही है। इसके बारे में अभी वक्त नहीं है कि मैं आपको विस्तार से बता सकूं, कभी अवसर मिला तो फिर हम उस पर बात करेंगे। एक बात और यहां ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मैं अभी जिस घटना के संदर्भ में ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं, मतलब अभी जो चुनाव हुए हैं उस घटना के संदर्भ में ये बात रख रहा हूं, ये केवल अभी की ही बात नहीं है और ये केवल एक ही राजनीतिक दल की भी बात नहीं है। सामान्य तौर पर जब से हमारे यहां चुनाव शुरू हुए, लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई गई है, तब से लेकर अब तक कमोवेश
यही दृश्य देखने को मिल रहे हैं और धीरे धीरे जो केंद्र की सत्ता है उसके हाथ में शक्ति ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित होती चली जा रही है। या यूं कह लीजिए कि हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं शायद वो उतने सशक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं और उन कारणों की चर्चा मैं अभी यहां नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स। फिलहाल केवल मैं इतना कहना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा कि अभी जो घटनाएं जिस तरीके से घटित हो रही हैं उन्हें थोड़ा आप अलग नजरिए से भी देखने की कोशिश करें। और वो नजरिया क्या होगा? वो यही कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र किस मायने में अस्तित्व में है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब पर आप विचार करें। हो सकता है कि इसको लेकर के कोई एडिटोरियल कमेंट्स और या कुछ आपको एडिटोरियल आर्टिकल्स आगे चलकर पढ़ने को मिले, लेकिन मेंस की दृष्टि से यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।